सो हाय एवरीवन, आई एम सचिन झा एंड वेलकम बैक टू द चैनल प्रो क्लासेस। तो एचपीक्यू सीरीज में हम अपनी कंप्लीट बायोलॉजी कवर कर चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स भी लगभग हमारा होने वाला है एंड ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से कि बहुत तगड़ा वेटेज बनता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो कि इस सेशन में हमारा कितने मार्क्स का आ रहा है, लगभग 10 मार्क्स का। तो इस चैप्टर में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, मतलब कि पास्ट 10 इयर्स में जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारा हम इस पीडीएफ के थ्रू कवर करने वाले हैं। इस पीडीएफ में 14 टू 15 क्वेश्चंस हैं और वो 14-15 क्वेश्चंस में पूरा 10 इयर्स का कंप्लीट डेटा है। समझ रहे हो मिला जुला के? मींस कि इस 15 क्वेश्चन को करने के बाद आप इतना कंफर्म कर सकते हो कि मैंने 10 इयर्स का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस में इसके थ्रू मैंने कवर कर लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड एक न्यूमेरिकल एड्रेस के साथ कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर व्हिच लाइट्स फॉर 2 आवर्स, देन कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सबसे पहले एक सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है हमसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, करंट का देखो सिंपल डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मींस क्या कि कितना इलेक्ट्रॉन मींस कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कितने सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इस फ्लो ऑफ रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I किसमें होता है हमारा, एम्पियर में, Q किसमें होता है, यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये हमें ध्यान देना होता है। बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये वाला बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू में आ सकता है, बाकी है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल, पर एक बार आना चाहिए आपको ना। सबसे पहले देखो I क्या होता है हमारा, Q अपॉन T। I किसमें होता है हमारा, एम्पियर में, Q किसमें होता है, यूनिट हमारा कूलम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमारे पास करंट दे रखा है कितना, क्वेश्चन में करंट है हमारे पास 0.5 एम्पियर। देन हमारे पास क्या है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स। तो टाइम हमारा होना चाहिए सेकंड में। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3600 से, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, तो 2 घंटे में इसका डबल हो जाएगा। देन हमसे पूछ क्या रहा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट से। तो ध्यान से देखो, यहाँ से आप Q कैसे निकाल सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो चार्ज कैसे निकलेगा, I कितना है हमारे पास, 0.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 इंटू 3600। ठीक है, अब ध्यान से देखो 0.5 को क्या लिख सकते हो, 5/10, यहाँ से ये गया 5/10 कट के कितना हो जाएगा, 1/2। इस 2 से ये 2 गया, तो Q कितना आ गया हमारे पास, 3600 एंड Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा उस सर्किट से, चार्ज फ्लो करेगा हमारा 3600 यानी कि 3600 कूलम। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी था, बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ओम्स लॉ। फिर एक न्यूमेरिकल एड्रेस के साथ, और रेजिस्टर ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट वोल्टेज है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बाकी ओम्स लॉ समझो। ओम्स एक हमारे साइंटिस्ट उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, करंट से। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट सर्किट में आएगा। बहुत सिंपल सी चीज बताई थी उन्होंने। ठीक है, और इसको उन्होंने फॉर्मूला दिया था बना के, एक लॉ बनाया था उन्होंने। लॉ को फॉर्मूला क्या दिया था उन्होंने, एक सेकंड देखो, ये क्या हो गया यार, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या बोला था, ओम्स ने क्या बोला था कि V क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, करंट से। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V/I का जो रेशियो आ रहा था बार बार एक सर्किट में सेम आ रहा था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसको उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था ओम्स ने। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेजिस्टर है, कितने ओम का, मींस रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, 20 ओम रेजिस्टेंस है। देन हमारे पास कह रहा है वोल्टेज कितना है, वोल्टेज मींस कितना है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कैलकुलेट द करंट, क्या निकालना है आपको, सिंपल करंट निकालना है। सिंपल ओम्स लॉ लगा दो, देखो ध्यान से, V कितना है 12, तो 12 इधर रख दिया, I हमको निकालना ही है, R कितना है हमारे पास 20, तो I देखो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 12, 20 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में 20, तो इसको काट दो, कितना बचेगा हमारे पास, ये 2 6 are 12 and 2 10s are 20, 2 3 2 5 and 2 5, 3/5 बच गया। मींस कि हमारे पास देखो ध्यान से I कितना आ गया, 3/5 एम्पियर। एंड इसको पॉइंट में अगर आप करोगे तो पॉइंट में कितना आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है ये 0.6 एम्पियर। इजी है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बाकी अच्छे न्यूमेरिकल भी है, उसकी टेंशन मत लो आप, ये मैंने बेसिक डाला है ताकि जो भी नया स्टूडेंट पढ़ रहा है ना उसको थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें इस पीडीएफ में देखो, पूरा सॉल्यूशन है, एक एक स्टेप मैंने ऐड कर दिया है इसमें। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन अगर आपको समझ नहीं आता वीडियो सॉल्यूशन, तो खुद से पढ़ के भी एक बार बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, एक एक स्टेप इसमें ऐड है। ठीक है, बाकी मैं एक और बात बताऊँ ना कि ओम्स लॉ के ऊपर ना ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस ग्राफ से। ठीक है, आपको एक ग्राफ दे देगा R1 R2 R3, आपको पूछेगा कि ये जो 3 रेजिस्टेंस है ना, इनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, एक बार रिलेशन में आपको बताऊं क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो।
क्या हो गया यार ये, देखो ध्यान से, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। हट जा यार, देखो ये हमारे पास ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वी आई ग्राफ, आई वी इधर है, आई इधर है, ठीक है। एंड इस तरह से हमारे तीन रेजिस्टेंस के ग्राफ हैं, ये है हमारा R1 ऊपर है ना, R1, देन है ये R2, देन ये है R3। क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये आपका VI ग्राफ है और ये ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि तीनों का रिलेशन क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, B है ना, देखो ध्यान से, B क्या होता है, B क्या होता है आपका I इंटू R, तो यहाँ से R क्या निकलेगा हमारा, R क्या निकलेगा, V अपॉन I, सिंपल है, ये R निकलेगा। अब ध्यान से देखो, V अपॉन R जो करोगे ना, V अपॉन R से जो ये आपका ग्राफ निकलेगा ना, ये ग्राफ क्या शो करेगा, आपका रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ तीनों ग्राफ की, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की, ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल इतना है और करंट कितना है, करंट है इतना, मींस क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, मींस ये देखो, इसके लिए ना पोटेंशियल छोटा है, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं R3 की, तो R3 पे देखो ध्यान से, कोई भी हिस्सा उठाओ R3 का, देखो ध्यान, R3 के लिए क्या होगा, इसका ये पोटेंशियल है, मींस कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल, इसका करंट देखो, करंट इसका छोटा है, मींस क्या, ये हो गया हमारा R1 उठाया था मैंने, अब मैं देख रहा हूँ R3 देखो ध्यान से, R3 में क्या है, V की वैल्यू बड़ी है और I की वैल्यू क्या है मेरी, छोटी। तो ध्यान से देखो, जब ये बड़ी, नीचे की वैल्यू बड़ी होती है, ऊपर की वैल्यू छोटी होती है, तो आंसर क्या निकलता है हमारा, आंसर जो निकलेगा यहाँ पे, जो भी निकलेगा वो छोटा वैल्यू निकलेगा। इस केस में ऊपर बड़ी वैल्यू हो तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर जो निकलेगा वो बड़ा निकलेगा। तो ध्यान से देखो, R3 जो है ना, इसका मतलब क्या है, R3 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, R1 से, है ना। ऐसे ही आप R1 R2 को कंपेयर करो सेम तरीके से, तो R1 जो होगा, R2 जो होगा वो ज्यादा होगा R2 से, R1 से ज्यादा R2 की रेजिस्टेंस है, R2 से ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी, R3 की। तो ये रिलेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ ये ग्राफ, तो एक बार आपको इस तरह से समझ में आना चाहिए ये चीज। उसके बाद ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ का ग्राफ हो गया, देन चलते हैं किस पे, ओम्स लॉ होता वही है ना, समझ रहे हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, बाकी आपका टेम्परेचर वगैरह वो कांस्टेंट कर लिख दोगे आप। थर्ड क्वेश्चन है, सो हाउ यू जॉइन थ्री रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट 13.5 ओम, सेकंड 6 ओम। कह रहा है ना कि आपके पास 9 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, कितने रेजिस्टर हैं, 3, आपके पास 9 ओम के 3 रेजिस्टर हैं, इन तीनों को किस तरह से जोड़ो, इन तीनों को किस तरह से जोड़ोगे जिससे कि टोटल कितना आ जाए 13.5, या फिर इन तीनों को किस तरह से जोड़ोगे जिससे कि आंसर क्या आ जाए 6 ओम। किस तरह से जोड़ोगे कि मतलब क्या है कि सीरीज में जोड़ोगे कि पैरेलल में जोड़ोगे, ठीक है, तीन तरह से क्या कॉम्बिनेशन आप बिठा सकते हो। तो अगर हम इसको सॉल्व ना करें, बिना सॉल्व करे मैं बता दूं एक बार, तो ध्यान से देखो, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए ये वाला सॉल्यूशन कि 13.5 आ जाए आंसर, तो 13.5 के लिए क्या करो ना, दो 9 वाले ओम को क्या लगा दो पैरेलल में और उसको कंबाइन कर दो सीरीज में एक के साथ, ठीक है। एंड अगर आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए नेट, तो आप क्या करो, दो 9 को लगा दो सीरीज में और उसको लगा दो एक के पैरेलल के साथ। समझ रहे हो मेरी बात किस तरह से, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, देखो ध्यान से, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस हमें। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक बार 9 ओम को, तीन हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, एक को हमने ऐसे लगाया और एक को ऐसे, दूसरे को ऐसे, ठीक है। अब देखो, इसका भी 9 ओम रेजिस्टेंस, इसका भी 9 ओम रेजिस्टेंस, इसका भी 9 ओम रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो, सर्किट से यहाँ से जो करंट निकलेगा, इस करंट, यहाँ पे करंट कौन सा, आई करंट है, यहाँ पे करंट डिवाइड किया, यहाँ पे करंट हो गया I1, यहाँ पे करंट क्या हो गया I2, मींस क्या, इस दोनों को अलग अलग करंट मिल रहा है, अलग अलग करंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में है और ये इसमें करंट आई जा रहा है। तो पहले पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं, पैरेलल सॉल्व कैसे होता है बोलो, 1/RP क्या होता है, 1/9 प्लस 1/9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 का 9 एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा टोटल हमारा 9 9 18/9 मींस क्या 9 2 जार 18, ठीक है। क्या गलत कर दिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं बात करूं आर, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो अगर हम पैरेलल की बात करें तो आर पैरेलल क्या होता है हमारा 1/9 ले लो, एक 1 ये दूसरा रेजिस्टेंस 1/9 उठा लो। अब ध्यान से देखो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को ऐसे कर दो, दोनों को आप ऐड कर दोगे सीधा 1 + 1 कितना हो जाएगा ये 2/9, तो 2/9 आ गया आपका, ये दोनों सॉल्व करके, तो अब क्या हुआ, ये दोनों सॉल्व हो गया, हमारा कितना आ गया, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया हमारा एक नेट रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 2/9 ओम। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, जब ये चीज होगी हमारी, अब जो करंट जा रहा है आई, वही करंट आई इसमें भी आ रहा है, वही करंट आई यहाँ भी आ रहा है, अब दोनों आपस में क्या हो गए सीरीज में। अब सीधा आप क्या करोगे, सीधा जोड़ दो, आर नेट निकालोगे, कैसे करोगे 9 +
2/9, ठीक है। इसको जब आप सम करोगे मिला जुला के, इसको आप जोड़ के देख लेना, बेसिक सा कैलकुलेशन है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, फालतू में टाइम लग जाएगा हमें। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा सम करके 13.5 ओम, ठीक है। और अगर आपको आरनेट क्या चाहिए, अगर आपको आरनेट कितना चाहिए, क्वेश्चन है 6 ओम। अगर ये 6 ओम चाहिए ना, इसके लिए आप कॉम्बिनेशन क्या बिठा सकते हो, इसके लिए कॉम्बिनेशन देखो क्या बिठा सकते हो, कि 2 को लगा दो सीरीज में, ठीक है, और इसके कॉम्बिनेशन को लगा दो पैरेलल में एक के साथ, इस तरह का बना दो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो होगा क्या, देखो ध्यान से, तो ये दोनों सीरीज में है, ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है, डायरेक्ट जोड़ दो 9 9 को सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 18, और ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में आरनेट के लिए क्या करोगे, दोनों हो गया 18, तो 1/18 प्लस ये पैरेलल में 1/9, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, एलसीएम नीचे, ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर क्या बचेगा 1 है आपका और ये है 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/18, 3/18 को कर दो कितना हो जाएगा 1 आपका क्या हो गया ये 6, ठीक है। 1/6 क्या है आपका 1/Rnet है ना, तो Rnet कैसा हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो Rnet कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो अगर आपको ये पॉइंट वाली संख्या चाहिए, इसके लिए आप रेजिस्टेंस इस तरह से अलग तरह से सेटिंग करोगे, अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप इस तरह से कंबाइन करोगे रेजिस्टर्स को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, अलग अलग डेटा के अलग अलग वैल्यू के साथ। बाकी करने का मेथड यही है कि आप ट्राई एंड ट्रायल मेथड लगाओ और चेक करो कि किस कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है और किस तरह की कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम ज्यादा जा रहा है यार फिजिक्स में, तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं। फिर देखो ध्यान से, क्वेश्चन साथ में ये भी पूछा है कि विच कॉम्बिनेशन हैज मिनिमम एंड मैक्सिमम नेट रेजिस्टेंस, एंड वहां पे चला गया। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम कब होता है, ध्यान से देखो, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं ना, सीरीज में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, R1 R2 R3 R4 सारे एक साथ जोड़ देते हैं, तो उससे जो सम होकर निकलता है ना, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलता है ना। एंड अगर जब भी हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछेगा तो हम सीरीज में जोड़ देंगे, एंड जब हमें आपका क्या पूछेगा मिनिमम रेजिस्टेंस, तो जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं ना सारी चीजों को, उससे जो वैल्यू निकल के आता है टोटल रेजिस्टेंस का R नेट, वो सबसे कम आता है, ये चीज याद रखना आप, है ना। और इस तरह से आप जोड़ लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कब, 11th या 12th की केमिस्ट्री है शायद, 12th की जो फिजिक्स है उसमें समझ में आएगा। बाकी अभी के लिए ये समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, कि कभी भी किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना होता है ना, तो एक चीज को हमें हाई पोटेंशियल पे रखना होता है, एक चीज को हमें लो पोटेंशियल पे रखना होता है, तभी क्या होता है हाई से लो की तरफ कोई चीज फ्लो होती है, ठीक है। जैसे पानी की टंकी आप छत पे रखते हो ना, और जो आप टोटी लगाते हो वो नीचे लगाते हो, तभी तो ऊपर से पानी नीचे आ पाता है ना। तो ये है हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल, तो क्या हुआ वो चीज फ्लो कर पाया। तो ऐसा ही पोटेंशियल डिफरेंस है कि आपका जो पॉजिटिव पोल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल आपका हाई वोल्ट पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल आपका लो वोल्ट पे होता है। तो हाई वोल्ट से लो वोल्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, समझ रहे हो, उस डिफरेंस को क्या नाम दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। इजी है। फिर कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है, मींस की एक चार्ज को आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाने में कितना वर्क डन किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आपको फार्मूला मैं बताऊं, इसका फार्मूला क्या है आपका, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कहां चला गया है, हाँ। इसका फार्मूला क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये बताओ कि 1 वोल्ट कब होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू 1 कब होगी, 1 तब होगी जब ये 1 जूल ऑफ वर्क करे 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में, ठीक है। 1 जूल की मेहनत करे 1 कूलम के चार्ज के ऊपर, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 1 वोल्ट। इजी है। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, एंड फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपके पास ये पूरा सर्किट है, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 रेजिस्टेंस अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। इफेक्टिव मतलब क्या, कि नेट रेजिस्टेंस निकालो, सबको जोड़ जाड़ के कैसे निकलेगा। देन है करंट फ्लो फ्रॉम द बैटरी, नेट रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज दिया ही हुआ है, फिर बताओ कि कितना करंट निकलेगा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। देन बताना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। जब ये पूरा सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको बताना है कि 5 ओम के रेजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टमीटर लगा हुआ है ना, वो कितनी रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमसे, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकंड क्या हो गया यार, ये तो यूज भी इतना अजीब सा लगता है, ठीक है। देखो इस सर्किट को ध्यान से देखो, अगर दिख रहा है तो वीडियो में नहीं दिख रहा होगा ना, इसको ड्रॉ ही कर लें, क्या टाइम ना लग जाए ज्यादा। आपका एक रेजिस्टर ऐसा है, एक रेजिस्टर ऐसा है, एक रेजिस्टर ऐसा है, ठीक है। 3 रेजिस्टर ऊपर है, फिर 2 रेजिस्टर बीच से निकला हुआ है, एक रेजिस्टर ऐसा है आपका, ठीक है सर्किट। फिर इसी सर्किट में ज्यादा हम वो नहीं करेंगे, मिला जुला के बैटरी से जोड़ दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो 5 4, ये है 5 ओम का, ये है 4 ओम का, उसके बाद ये है 6 ओम का, देन ये है हमारा 10 ओम का,
एंड ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है सारा। अब पहले ना सबसे पहले आर नेट निकाल लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व हमारा कैसे होगा। सबसे पहले आर नेट निकाल लेते हैं, उसके बाद चीजें देखेंगे। बाकी रीडिंग वीडिंग लिख लेते हैं यार। ये 20 वोल्ट की बैटरी है और इसके अक्रॉस में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है बाद में, और साथ में हमें क्या निकालना है कि इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई निकालना है हमें। ठीक है, तब तक के लिए इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो आर नेट अगर आपको निकालना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। पता करने का सबसे इजी मेथड ये है कि आप सर्किट में देखो किसमें करंट सेम है। जब करंट सेम रहता है ना जिस भी चीजों में, वो सारी चीजें सीरीज में होती है। जहां पे करंट डिफरेंट हो गया, समझ लो कि वो आपका पैरेलल में है। तो करंट यहाँ से आई निकला, बैटरी से पॉजिटिव से करंट निकला। करंट देखो यहाँ तक करंट क्या है, आई आई आया। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे करंट देखो, यहाँ पे करंट क्या हुआ, I1 I2। यहाँ पे करंट हो गया I1 बट गया, यहाँ पे करंट कुछ बट गया, उसको हमने नाम दे दिया I2। तो I1 I2 बट गया यहाँ पे दो। अब इसमें भी I2 करंट आ रहा है, इसमें भी I2 करंट आ रहा है। ठीक है, और इसमें I1 करंट आ रहा है। फिर ये देखो ध्यान से, I1 करंट आया, I2 करंट आया, फिर से मिलके यहाँ पे कौन सा करंट बन गया, दोनों मिलके, दोनों टूटा किससे था, I से टूटा था। तो दोनों मिलके फिर से क्या बन जाएगा, I। समझ रहे हो मिला जुला के। देखो इसमें I करंट है, इसमें भी I करंट है, मींस क्या, ये दोनों आपस में सीरीज में है। इसमें I2 करंट है, इसमें I2 करंट है, मींस ये दोनों भी सीरीज में है ना। एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से सॉल्व कैसे करोगे। ये दोनों सीरीज में है, क्यों सीरीज में है, इससे भी I2 करंट ही जा रहा है और इससे भी I2 करंट ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करके क्या बनाते हैं, देखो ध्यान से, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। इन दोनों को सॉल्व करके देखो, दोनों आपका सीरीज है। ठीक है, 6 4 कितना हो गया, 10। तो इसकी जगह एक बड़ा सा लगा दो रेजिस्टर, इसमें लिख दो 10 ओम। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गया हमारा, इजी था। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे हमारे पास 10 ओम है, यहाँ पे हमारे पास 10 ओम है। ध्यान से देखो, यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे करंट था हमारा I2 माना है, I2 यहाँ पे है, I1 यहाँ पे है। देखो ध्यान से, इसमें I2 करंट है, इसमें I1 करंट है, मींस क्या, दोनों में करंट अलग है। करंट जब अलग होता है इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से देखो, तो पैरेलल को सॉल्व कैसे करते हैं, आर पैरेलल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल के साथ ऐड कर लो। तो 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा। फिर ये दोनों साथ में ऐड हो जाएंगे 2, तो होगा कितना, ये 1/5, सिंपल है। और 1/RP 1/5 है, तो समझ रहे हो ना, 1/RP 1/5 है। तो आरपी कितना हो गया, आरपी सिंपल हो गया हमारा 5 ओम। इजी है, रेसिप्रोकल कर दिया फिर से हमने। मींस क्या कि इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे 10 ओम का पैरेलल हटा के यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, और इन दोनों का आर नेट कितना निकल गया, 5। यानी कि उन दोनों को हटा के यहाँ पे मैं 5 ओम का ऐड कर सकता हूँ एक रेजिस्टेंस। यार एक तो ये लेट लेट काम करेगा तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, हाँ अब देखो करंट आई आ रहा है, यहाँ से भी वही सेम करंट, यहाँ से भी वही सेम करंट, तीनों में सेम करंट है, मींस तीनों आपस में सीरीज में है। तो डायरेक्ट जोड़ दो। आर नेट कितना हो जाएगा, बोलो टोटल आर नेट, 5 + 5 + 10 मींस कितना, टोटल 20 ओम। तो हमने पहला क्वेश्चन तो निकाल दिया, पहला क्वेश्चन यही था, आर नेट निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन था कि करंट निकालोगे सर्किट में से। करंट देखो, करंट कब निकालेंगे, करंट करंट निकालना है, वोल्टेज दे रखा है और पूरे सर्किट का हमारे पास रेजिस्टेंस भी दे रखा है 20। इजी है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ओम्स लॉ। ओम्स क्या कहता था हमारे पास, V क्या होता है, I × R। V हमारे पास दे रखा है कितना, 20 वोल्ट V है, वोल्ट वोल्ट हटाओ अभी, 20 वोल्ट V है। करंट कितना है हमारे पास, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है टोटल सर्किट का 20। तो I क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, I हो जाएगा 20 तो है इधर, यार एक बार कर लोगे ना खुद से, देखो यहाँ से क्या देखो, I क्या हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा, इस साइड 20 है और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 20/20 यानी कि कट के 1। तो ये I कितना हो गया, इस सर्किट से कितना I निकल रहा है, 1 एम्पियर का निकल रहा है इसमें से करंट। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस 5 वाले ओम के पास जो वोल्ट मीटर लगा है ना, इसमें रीडिंग बताओ, इसका वोल्टेज कितना दिखाएगा। ये बहुत ईजी है, ध्यान से देखो, फिर से ओम्स लॉ लगाओगे आप। ध्यान से देखो, यहाँ सर्किट का V पूछ रहा है ना, V क्या होता है हमारा, I × R। ठीक है, सर्किट में से करंट कितना निकल रहा है, 1 एम्पियर का, तो I को 1 एम्पियर हो गया। इसका देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस वोल्टेज वोल्ट मीटर के पास का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 5 वोल्ट। यानी कि इस जो आपको वोल्ट मीटर लगा है, इसमें रीडिंग कितना दिखाएगा, 5 वोल्ट रीडिंग दिखाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से देख लेंगे अच्छे से, ताकि आपको ये क्वेश्चन फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी यार फिजिक्स में पहली बार करा रहा हूँ इससे, मतलब वीडियो में, तो समझ रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि कहीं लेट ना हो जाए, वीडियो लेंथी ना बन जाए बहुत। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। वही सेम चीज मैंने ऐसे बढ़िया से लिख रखा है फॉर्मेट में, तीनों चीज निकाल के अलग अलग। आप एक बार यही पीडीएफ ही पढ़ लोगे तो आपको सारा पूरा समझ में आ जाएगा, स्टेप है ना, हर एक स्टेप लिखा है। देन 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मींस क्या कि जो कंडक्टर होता है ना एक तार, उस तार की जो रेजिस्टेंस होती है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो ये तार है, इस तार का जो रेजिस्टेंस होगा किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा इसके लेंथ पे,
जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ करोगे ना तार की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझ रहे हो। एक डिपेंड करेगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है ना इसका, देखो ध्यान से, ये जो सर्कल है, सर्कल यहाँ पे, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, मतलब तार जितनी मोटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और तार जितनी ज्यादा पतली होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो एरिया पर डिपेंड किया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक लेंथ पे डिपेंड कर गया, एक डिपेंड करता है इसके नेचर पे कि ये जो तार मैंने उठाया, ये तार कॉपर का उठाया, सिल्वर का उठाया, किस नेचर का उठाया, ठीक है। तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर। नेचर को हमने नाम दिया है रेजिस्टिविटी, मींस क्या कि इसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी है ना, ये चीज है। तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के मटेरियल पे यानी कि रेजिस्टिविटी, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ध्यान से देखोगे तो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस क्या एरिया बढ़ाया आपका रेजिस्टेंस घट गया, ये चीज है। टेम्परेचर के साथ भी आपका रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, पर आपके 10th के सिलेबस में टेम्परेचर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ठीक है। बाकी 12th में जब पढ़ोगे ना आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब मजा आएगा मिला जुला के। 7th क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बी अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस इज डबल्ड एंड रेडियस इज आल्सो डबल्ड। कह रहा है ना कि वायर की जो रेजिस्टेंस है ना उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो, ठीक है, लेंथ को डबल कर दूं तो। इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, देखो ध्यान से, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाते हैं, दिमाग लगा के सॉल्व हो जाता है। इसके लिए ना आपको रेजिस्टेंस बोल रहा है ना, रेजिस्टेंस को किससे रिलेट कर रहा है, लेंथ से। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ और रेजिस्टेंस का रिलेशन वाला, आर क्या होता है हमारा, रॉ एल बाई ए। रॉ है रेजिस्टिविटी, लेंथ है लेंथ, एल है लेंथ, एरिया है ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, लेंथ को डबल किया गया, मतलब क्या, अगर लेंथ को डबल कर दोगे, लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। जैसे ये डबल करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, सिंपल है, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ को डबल करने के साथ अगर रेडियस को भी डबल कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो पहला केस क्या है, पहले केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस की बात देखो, रेडियस डबल, रेडियस डबल मतलब क्या, एरिया क्या होता है हमारा, देखो ध्यान से, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को भी रहने दो, पाई भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। रेडियस को डबल करने का मतलब क्या है, रेडियस को डबल करने का मतलब है 2r, और 2r का स्क्वायर है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर इंटू 2 का क्या हो जाएगा आपका 4। मतलब समझ रहे हो, देखो ध्यान से, समझ रहे हो ना, r भी कांस्टेंट है, कोई ना कोई वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट है, रॉ भी कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से, 2 4 है, 2 को 4 से काटो कितना बचा 2, ठीक है, 2 बच गया, 2 बच गया। अब ध्यान से देखो, जब आपने लेंथ को डबल किया, एरिया को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया, तो रिलेशन क्या आ रहा है आपका कि ओवरऑल जो है वो डिवाइड हो गया 2 से, इसकी वैल्यू जो भी आई ना वो 2 से डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा ना, वो जो भी रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस आधा हो गया। तो सेकंड केस में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जो है वो आधा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका एमसीक्यू में आता है, तो एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। बाकी बाकी हो गया ये 7th क्वेश्चन हमारा, हो गया। 8th क्वेश्चन देखो, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length, ये एरिया, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस 4 है। मींस क्या, देखो ध्यान से, मींस क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया बनेगा यहाँ पे A है, और इसकी इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 5 थी ना, इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये थी यार 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। एक और तार लो सेम मटेरियल का, मतलब कि रेजिस्टिविटी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया आपने, सेम मटेरियल का दूसरा वायर लिया, लेकिन लेंथ क्या किया आपने, लेंथ छोटा कर दिया आधा। तो इतनी बड़ी लेंथ जो थी ना, अब जो आपने तार लिया है वो तार कैसा लिया है, इसका आधा, अभी भी आधा नहीं लग रहा, इसका आधा आपने तार लिया, ठीक है। और साथ में एरिया क्रॉस सेक्शन 2a, एरिया जो है 2a है, 2a मतलब क्या, जितना बड़ा एरिया यहाँ पे था ना इसका दुगना एरिया हो गया है, मतलब लेंथ भी छोटी कर दिया आपने, और यार एरिया डबल कर दिया, इतना बड़ा एरिया है ना, अब एरिया इतना बड़ा कर लो और लेंथ कर दो डबल, छोटी आधी। तो इस तरह का तार है अब, ठीक है। तो जितना मोटा तार होगा, जितना छोटा तार होगा, रेजिस्टेंस उतने अच्छे से, और रेजिस्टेंस उतना कम होगा, करंट उतना अच्छे से फ्लो करेगा ना, यहाँ से करंट बहुत अच्छे से पास होगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कम। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कम होगा, वैल्यू बताओ, वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। यहाँ का रेजिस्टेंस 4 है तो यहाँ का रेजिस्टेंस घट के कितना होगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रेजिस्टेंस को आपस में क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करने के लिए फिर से हम चलते हैं यहाँ पे अपने, अरे यार फिर से हम चलते हैं अपने नोट प्रो पे और जल्दी से इसको करते हैं। यार कहीं लेंदी ना बन जाए वीडियो, बहुत याद रहेगी कि मुझे ये सारी चीजें, 4 ओम है लेंथ, हाँ याद रहेंगे, याद रहेंगे। जल्दी से करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। देखो बहुत जल्दी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो एक हमारा तार था एल ए का, इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 4 ओम रेजिस्टेंस थी।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एरिया डबल किया, तार आधा किया, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो पहला देखो, इसको मान लेते हैं R1, इसको मानते हैं R2, हमें R2 निकालना है ना। अब देखो ध्यान से, R1 क्या होता है, R1 जो हम निकालेंगे ये क्या होगा हमारा, रॉ L बाई A, सिंपल यही है। लेकिन जो R2 हम निकालेंगे, R2 क्या है, नेचर तो सेम ही है, रेजिस्टिविटी सेम तार है, लेंथ कितना क्या है, हमने लेंथ को कर दिया है आधा, मींस क्या L/2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या क्या है हमने डबल 2 × A, समझ रहे हो। और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम दे रखी है पहले से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, L/2 है, नीचे डिवाइडेड बाय 2A है, तो 2 नीचे चला जाएगा, है ना, ये 2 यहाँ से हटके नीचे चला जाएगा, यहाँ क्या बच गया खाली L। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा हमारा, रॉ L/4A, इतना बच गया। अब मैं क्या करूंगा ना, दोनों को कंपेयर करूंगा रेशियो लेके, ठीक है, रेशियो लेके कंपेयर करेंगे। देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, R1/R2 कर दो, R1/R2 करके देखो, R1 कितना है, रॉ L/A, और R2 कितना है मेरे पास, R2 है रॉ L/4A। इसको जब सॉल्व करोगे मिला जुला के, तो सॉल्व करके होगा क्या, ध्यान से देखो, सॉल्व करके देखो क्या होगा, और क्या होगा, 4A ऊपर जाएगा और ये A नीचे आएगा, तो इसको सॉल्व करके मिला जुला कैसा हो जाएगा, ये क्या कि रॉ L × 4A, नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा आपका A × रॉ L, रॉ L से रॉ L गया, A से A गया, तो बचा कितना, ध्यान से देखो, R1/R2 बचा कितना, 4, ये रेशियो बच गया। अब ध्यान से देखो, R1 की वैल्यूज दे रखी थी हमारे पास, कितनी दे रखी थी, 1, है ना, तो R1 की जगह क्या पुट कर दो, सॉरी 4 दे रखी थी, R1 की जगह रखो 4, R2 निकालना है, ये इक्वल टू हो गया 4, तो R2 को निकालो ध्यान से, यहाँ से R2 हो जाएगा हमारा क्या, R2 हो जाएगा 4/4 इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम, मींस क्या कि जब ये चेंज कर दोगे तो इस तार की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 ओम, देख रहे हो 4 गुना घट गई, 4 गुना रेजिस्टेंस घट गई, लेंथ को डबल करने से, सॉरी लेंथ को आधा करने से, और रेडियस को, एरिया को दुगना करने से। कहाँ से आएगा पीडीएफ यार, जल्दी से सॉल्व करते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, 8th क्वेश्चन हो गया ना। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा थ्योरी बेस्ड है। डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टेंस से ये कैसे फर्क है इसमें, और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। तो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी वायर का नेचर, जैसे कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है, हर का ना अपना एक तरीका होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रोकेगा। जैसे सिल्वर की तार है, वो इलेक्ट्रॉन्स कम रोकता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तगड़े पास होती है। लेकिन अगर मैं लोहे का तार बना लूं, तो लोहे का तार क्या करेगा, का करंट को पास तो करेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उसकी, उसका नेचर बहुत खराब होगा, समझ रहे हो, रोकने का। तो वो होता है उसका नेचर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो जो नेचर है ना, उस नेचर से डिसाइड होता है उस तार का रेजिस्टेंस, मतलब समझ रहे हो। जैसे मैंने कॉपर की वायर ले ली, अब कॉपर की वायर में अगर छोटी लूंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर मैं बड़ी लूंगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पतली लूंगा कॉपर की तार तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटी लूंगा कॉपर की तार तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वो होता है रेजिस्टेंस, दोनों में सेम ही चीज है पर थोड़ा फर्क है, ठीक है। रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, लेंथ पे, उसके नेचर पे, टेम्परेचर पे, ये सारी चीजें। ऐसा यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम, और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। इतना आसान था। 10th क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एंड रेजिस्टिविटी है। देखो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, लेंथ दे रखा है 2 मीटर, एरिया दे रखा है 1.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी भी दी हुई है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। अगर टाइम की बात करूं तो वीडियो बन जाएगी बहुत लेंथी, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया यार, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रॉ L बाई A, रॉ की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये रही, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करो सीधा, कितना है 1.7 × 10⁻⁻8 इंटू लेंथ कितना है 2 मीटर में, तो कोई चेंज करने की, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, 2 मीटर रख दिया आपने सीधा, क्योंकि मीटर में ही लेंथ लेते हैं। एंड अगर बात करें एरिया की, तो एरिया कितना दे रखा है हमारे पास 1.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं ना यार, इसको टाइम लग जाएगा करने में, देखो ध्यान से, तो इसको नहीं छेड़ते हैं अभी, 1.7 1.5 रहने देते हैं, इसको छेड़ लेते हैं, ठीक है। 10⁻⁻8 है, ये 10⁻�6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10⁻+6, है ना, और +6 जैसे ही होगा 10⁻+6 हो जाएगा ऊपर जाके। देखो ये हमारा डिवाइड करने के लिए रह गया बस, जैसे +6 होगा, इस दोनों को जब जोड़ोगे ना, बचपन में आपने क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर जुड़ते हैं, पावर जुड़ के होगा क्या हमारा 1.7/1.5, तो यही रहेगा, ये जुड़ के पावर क्या हो जाएगा 10⁻8 और 6 है ना, माइनस का 2 बच जाएगा, है ना, ये बच गया।
देन इसको सॉल्व करोगे और थोड़ा प्लस माइनस कर लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.0227 ओम। इतना अगर नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेशन तो एग्जाम में सिर्फ इतना छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे ओम लगा देना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन जूल्स, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 कूलम्ब, ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकंड्स। मींस की जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है उसी फॉर्मूले पे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझो, एक इंसान थे जूल नाम के, उन्होंने क्या बताया था कि तार में जब करंट पास होता है ना तो उससे तार क्या होता है, गर्म होता है। तो वो जो तार गर्म होती है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका करंट पे, वो डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस पे, वो डिपेंड करता है आपका टाइम पे, कितने टाइम के लिए आप करंट फ्लो करवा रहे हो उस तार से, ठीक है। जब उन्हें मल्टीपल कैलकुलेशन करी तो उसने एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाली कि जो आपका हीट होगा ना किसी भी तार का, कितना हीट बनेगा किसी तार में, वो देखो वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा सीधा करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे सीधा और टाइम पे सीधा। तो ये फॉर्मूला बना के उन्होंने दे दिया कि हीट रिलीज या हीट जनरेटेड या फिर एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन भी वही है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ना रेजिस्टेंस दे रखा है, सॉरी आपका क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 20 कूलम। 20 कूलम चार्ज देने का मतलब क्या है कि आपको क्यू की वैल्यू दी है 20 कूलम, कूलम नहीं यार, ये क्या दे रखा है 20 क्यू, क्या है ये, मुझे लग रहा है कुछ गलती है, अरे क्यू तो रेजिस्टेंस है यार, ये क्यू की जगह ना इसको ओम बना लेना, ये गलत है। तो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आर कितना है हमारे पास, 20 ओम आर हो गया। देन करंट कितना है हमारे पास बोलो, 5 एम्पियर, और टाइम कितना है हमारे पास 30 सेकेंड। तो देखो ध्यान से, टाइम भी है, आर भी है, आई भी है, और तीनों का यूनिट भी सही है, एम्पियर में है, सेकंड में है, ओम में है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सीधा इसको फॉर्मूले में पुट करो, कैलकुलेट कर लो, सीधा आंसर क्या आएगा हमारा, सीधा आंसर आएगा 15,000, और हीट को हम नापते हैं किसमें, जूल में, तो आंसर क्या लिखोगे आप 15,000 जूल। इजी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 watt ऑपरेट एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एंड देन कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर वाला क्वेश्चन है। पावर 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 बहुत सिंपल सी चीज है। पावर होता है कि कितना वर्क डन किया आपने कितने टाइम के अंदर, है ना। जैसे मैंने पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने मान लो कि आधे घंटे में बना लिया, और किसी इंसान ने इसी एक्सप्लेनेशन को बनाया 1 घंटे में, तो पावर किसी ज्यादा हुई, पावर मेरी ज्यादा हुई कि मैंने ज्यादा काम किया कम टाइम में, तो पावर ये चीज होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर को, तो पावर डिफाइन किया गया है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा सर्किट में, मतलब कितने टाइम में कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है ना। अगर आपका मीटर का बोर्ड जो जल्दी जल्दी रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो घर का जो बिजली है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है ना। और अगर आपकी कम बिल आ रहा है तो लाइट क्या होता है, रेड वाला धीरे धीरे चलता है, इसका मतलब कम आपका पावर यूज कर रहा है आपके घर में। पावर समझ में आया, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में। देन है आपका, इसके फॉर्मूले की बात करोगे तो याद करो, पावर के 3 फॉर्मूले थे, एक था V इंटू आई, एक था हमारा आई स्क्वायर इंटू आर, एक था हमारा V स्क्वायर अपॉन आर। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए आ सकता है। आपको सिर्फ ना ये वैल्यू किसी की पता होनी चाहिए। मान लो कि आपको V दिया रहेगा, R दिया रहेगा, बोलेगा पावर बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर IR दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर VI दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, मिला जुला के डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, साथ में न्यूमेरिकल भी है कि पावर दे दिया है आपको, है ना। व्हाट क्या होता है पावर, तो पावर कितना दे रखा है 1100 डायरेक्ट पावर दे दिया आपको, साथ में दिया है वोल्टेज, मतलब क्या कि V दे दिया है आपको कि 220 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है कहीं पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन द कैलकुलेट रेजिस्टेंस। सबसे पहले बोला कि भाई आप ये बताओ रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब ध्यान से देखो फॉर्मूले को, पावर जो है ना, पावर का कोई फॉर्मूला देखो जिसमें V हो और R हो, तो ध्यान से देखो V और R इस केस में है ना, V और R। तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप कितना 1100 पुट कर दोगे, V कितना है हमारे पास 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कर दो, अपॉन क्या करो R। सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ, इसका स्क्वायर सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे तो R की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, ध्यान से देखो, R की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी 44 ओम। 44 ओम इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करोगे तो इजी है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यार करंट भी निकाल ही लो, है ना, जब सब निकाल लो तो करंट भी निकाल ही लो। अब ध्यान से देखो करंट निकाला, देखो ध्यान से देखो, उस सर्किट का आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस कितना है अभी वो सॉल्व करके आपका 44 ओम, तो 44 ओम रेजिस्टेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है कितना है 220 वोल्ट। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है करंट, तो बड़ा इजी हो गया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स ने क्या बोला था, V किस पे डिपेंड करेगा, I इंटू आर, तो V कितना है 200, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, 220 वोल्ट है आपका V, निकालना है I,
तो R बीच में चला जाएगा, R कितना है हमारे पास 44, ये हो जाएगा हमारा I। इसको सॉल्व कर दो तो 10/2 5, यानी कि I कितना आ जाएगा हमारा, I आ गया हमारा 5 एम्पियर। इजी है, वेरी इजी वेरी इजी। ठीक है यार, समझ में आई ना चीजें, नोट करते रहना मिला जुला के। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो कम टाइम का बने। उसके बाद है, देखो ध्यान से, उसके बाद साथ में पावर का एक और क्वेश्चन है कि दो बल्ब है, एक बल्ब है 100 वॉट का, एक बल्ब है 60 वॉट का, दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो 220 वोल्ट की बैटरी से। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा बल्ब जो होगा इन दोनों में से ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ध्यान से देखो, पावर जो है ग्लो को देखो ध्यान से, 220 वोल्ट फिक्स बता रखा है, करंट तो सेम ही है सीरीज में है, तो वोल्ट देखो, वोल्ट का स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो देखो ध्यान से देखो, इसमें पावर कितना है, पावर है 100। तो पहले केस में अगर P1 देखो, पहले के केस में P2 देखते हैं, इसके केस में है ये 100 का स्क्वायर, समझ रहे हो, इसके केस में है 60 का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ध्यान से देखो, इस केस की बात करो, यहां से रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, देखो ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, अरे यार वोल्टेज थोड़ी है, वो तो पावर है ना। वोल्टेज तो आपका कितना दे रखा है, क्या कर रहा हूँ मैं भी जल्दीबाजी में, वोल्टेज तो आपका कितना फिक्स है ना, वोल्टेज तो कितना है, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट। मिला जुला के देखो, P क्या है हमारा, P है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अगर हम R यहाँ से निकालना चाहें तो R क्या निकलेगा हमारा, बोलो, R हो जाएगा हमारा, दोनों मल्टीप्लाई हुआ, R हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। मतलब क्या, जब P की वैल्यू ज्यादा होगी, जब P की वैल्यू ज्यादा होगी तो R की वैल्यू कम होगी, और जब P की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा, है ना। हीटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, हीटर बहुत ज्यादा ग्लो करता है ना। तो देखो, जब पावर कम होगी ना तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब तब लाइट ज्यादा ग्लो करेगी। तो पावर कब कम है, देखो ध्यान से, पावर 60 वाले में कम है, तो आंसर देखते हैं एक बार। हाँ देखो, वो बल्ब जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है, जिसमें पावर कम होगी, तो इस केस में आपका लाइट ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा हीट निकलेगी और ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। आई होप कि समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद खत्म हो गया यार लगभग, बहुत सही बहुत सही। देखो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, समझ रहे हो, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इसी से घुमा फिरा के इसी को डिजिट चेंज कर देगा। ठीक है, आपने अगर ये 14 क्वेश्चन समझ लिए ना, तो समझ लो आपने यार लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, समझ रहे हो मेरी बात। 14 क्वेश्चन है कि आपने पता होगा कि एलॉय, एलॉय का हम यूज करते हैं कहाँ पे, हीटर में, टोस्टर में, और जो जिससे पानी गर्म करते हैं ना, पानी का एक रॉड आता है, और बहुत सारी चीजें होती है, उसमें हम एलॉय का क्यों यूज करते हैं ना, मेटल का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 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 देखो, एलॉय क्या होता है, अलग अलग मेटल्स को कंबाइन करके हम एलॉय बनाते हैं। एलॉय क्या होता है, एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है ना कि उसमें हम जो कितना भी करंट पास कर लें तो वो पिघल के टूटता नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए हम यूज करते हैं उसको हीटिंग डिवाइसेज में। जैसे देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एलॉय की, जो हमने एलॉय बनाया ना अपने हिसाब से जोड़ जाड़ के, तो एलॉय की प्रॉपर्टी क्या है, तो रेजिस्टिविटी हाई है, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा रखेगा तो ज्यादा ग्लो करेगा, है ना, इस तरह से हीट ज्यादा निकालेगा। मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज्यादा है कि कितनी भी ज्यादा हीट पास हो जाए ना उससे पिघलने नहीं वाला, टूटने नहीं वाला, और वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे। ऑक्सीडाइज मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन की वजह से चीजें खराब हो जाती है ना, जंग वंग लग जाता है, पांच चीजें खराब हो जाती है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाएगा ना, उस टेम्परेचर पे भी वो मेटल आपका, मेटल नहीं सॉरी एलॉय, ऑक्साइड, मतलब कि आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है, खराब नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा। 14th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका, कॉमर्शियल यूनिट से क्वेश्चन है। हीटर है, हीटर की पावर कितनी है, कितना पावर डिसिपेट कर रहा है ये, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हीटर है, हीटर में पावर कितना है 1000 वॉट, कितने वोल्टेज पे चल रहा है हीटर, 220 वोल्टेज पे, कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना एनर्जी इस हीटर से क्या होगी, कितना एनर्जी निकलेगा, इस कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये हीटर, कितने दिनों में, 30 दिनों में, कि 30 दिनों में, पर डे कितना चलता है, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। देखो वैसे तो हम इसको वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, इसको हम वॉट में ही कैलकुलेट करते हैं पावर को, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल यूनिट की, कॉमर्शियल यूनिट मतलब जो हम यूज करते हैं घर में ना, एसी पंखा कूलर सब चलाते हैं, तो इस केस में वॉट से, वॉट के थ्रू सॉरी वॉट के टर्म्स में कैलकुलेट करना हमारे लिए उतना सही नहीं रहता, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वॉट कंज्यूम करते हैं ना, बहुत ज्यादा वॉट पावर यूज करते हैं, तो इसीलिए हमने घर जो कॉमर्शियल यूनिट क्या बना रखी है, किलो वॉट। तो ये 1000 वॉट कितना हो जाएगा, 1000 वॉट हो जाएगा आपका 1 किलो वॉट, और टाइम को भी हम सेकंड में लेके, कॉमर्शियल यूनिट में टाइम भी हम घंटे में लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होता है हमारा, P इंटू टी, यानी कि कितना पावर कितने टाइम में लगा है, पावर कितना है मेरा 1 किलो वॉट, और टाइम कितना है मेरा, टाइम है हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स हो गया, तो यानी कि 2 घंटे में, ठीक है, 2 जूल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपका नहीं यार ये किलो वॉट लिया है ना आपने, ठीक है, तो देखो ध्यान से, 1 किलो वॉट का आपका पावर 2 घंटे के लिए इतना 2 हो गया आपका, और ये डेली चल रहा है कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। तो 30 दिनों के लिए क्या करोगे, इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो
30 से, तो टोटल कितना हो गया आपका 60 किलोवाट आवर, मींस कि इतना एनर्जी आपने कंज्यूम किया पूरे एक महीने में। ठीक है, क्वेश्चन साथ में कह रहा है कि एक यूनिट का जो कॉस्ट है ना वो 10 रुपए यूनिट है। आपको पता होगा ना ज्यादातर घरों में 10 रुपए यूनिट लेता है एक बिल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और 1 यूनिट क्या होता है आपका, देखो ध्यान से, 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं हम नॉर्मल लाइफ में, 1 यूनिट। तो एक यूनिट का पैसा 10 रुपए है, तो 60 यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 600। मींस क्या कि आपके घर की बिजली बिल कितनी आ जाएगी, 600 बिजली बिल आ जाएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर के हमारे टोटल 14 क्वेश्चन, इसकी लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इसमें। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद फिजिक्स का हमारा एक लास्ट चैप्टर बच गया जो कि है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके भी हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसी के साथ ज्यादा ज्ञान मुझे एक तो देना नहीं आता है ना, इस तरह से अभी भी स्टार्ट ही किया है, तो ज्ञान वाली बातें करनी नहीं आती मुझे, मिला जुला के सीखेंगे वो भी विद टाइम के साथ, है ना, हो सकता है टाइम के साथ वो चीजें करनी पड़े, है ना, व्यूज के लिए। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। एग्जाम एकदम पास आ चुके हैं तो पढ़ाई करते रहना, ठीक है, और मैं अपने एंड से जो पॉसिबल होगा जो भी हेल्प कर सकूं मैं वो सारी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।